डेटॉल और सेवलॉन का इस्तेमाल कभी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। इजिप्ट की जो क्वीन थी क्लियोपात्रा, वो तो जहरीले शाम से, वो जो बोलती थी मुझे जवान रखो, जो वैद्य उसको जवान नहीं रखता था उसको मार देती थी। ये स्किन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, ये क्या सीजन टू सीजन वेरी करती है? सरकार जो है कई सारे दवाइयों के लिए फ्री छूट दे रखी है, कोई भी जाके विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ ले सकता है। सितंबर से अक्टूबर तक नहाने के बाद तेल मलने की आदत ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस शो में। आज मेरी मेहमान है हमारे गुरुद्वार की जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर संध्या काला जी, जिनका बॉट एंड बॉर्न अप केरला का है और उसके बाद से वे उत्तराखंड में हैं। पिछले 24 सालों से अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट के रूप में सेवाएं दे रही हैं और बहुत सफलतापूर्वक अपने कार्य का निर्वहन कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर संध्या काला जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने इतना प्यार और सम्मान दिया मुझे आपके शो में आने के लिए। तो इस शो में आके मेरे से जनता के लिए कोई भी जानकारी मिलती हो, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आप जो ये शो करती हैं, इससे आम जनता को बहुत फ़ायदा है। कोटद्वार में कुछ भी नहीं है, वो जो सोच है वो ख़त्म हो जाएगा आपकी वजह से। 24 सालों से आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन के फील्ड में हैं। तो पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि केरला से और उत्तराखंड तक का कैसा सफ़र था, क्या रहा इसमें? मैं पैदा तो हुई हूँ केरला में, लेकिन 2002 से मैं उत्तराखंड में हूँ। और शुरुआत में श्री महंत इंद्रेश में ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट, तब वो मेडिकल कॉलेज नहीं बना था, तो लगभग 1-1.5 साल रही। उसके बाद हम लोग, मेरे पतिदेव ENT का प्राइवेट में प्रैक्टिस प्रारंभ किया श्रीनगर में, गढ़वाल के श्रीनगर में। मैं भी वहीं चली गई। फिर कहीं ना कहीं सोचा मैं भी जुड़ जाऊं सरकारी सेवा में, तो श्रीकोट मेडिकल कॉलेज में रही, 3 साल रही। तब तक हमारे पतिदेव जो है कोटद्वार आने का निर्णय लिया, क्योंकि उनका ननिहाल था। तो तब मैं भी सरकारी में कोटद्वार आ गई। कुछ कारणों से वो सब छोड़ना पड़ा। फिर 2011 से मैं प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रही हूँ कोटद्वार में। तो खुश हूँ कोटद्वार में। और हमारा सौभाग्य है कि आप कोटद्वार में हैं और आप जैसे स्किन स्पेशलिस्ट का हम लोगों को यहाँ पर जो है वो गाइडेंस भी मिलता है और हेल्प भी मिलती है। तो मैम, स्किन का फील्ड जैसा आपने बताया आपके फादर ने सजेस्ट किया था, तो वो भी इसी बैकग्राउंड से थे या फिर आपकी चॉइस क्या थी, या आप भी स्किन में ही आना चाहते थे? मेरा पापा सर्जन रहे। वो एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भी थे। तो मैं जहाँ से हूँ वो छोटा सा एक गांव था। तो मेरे दादाजी का कहना ये था, कहीं दूर नहीं जाना, तुम गांव वालों के लिए सेवाएं करना है। तो मेरे पिताजी का छोटा सा गांव में सन 1972 से एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चल रहा है। मेरे मम्मी MBBS डॉक्टर है। तो वो इतना सक्सेसफुल रहा है कि जो भी बच्चा पैदा हुआ वहीं हुआ। मेरे पिताजी जो सांप काट के जो जहर उतारने की भी कार्य में नंबर 1 थे और बहुत अच्छे सर्जन। और मेरी माँ के हाथ से जो भी इलाज लिए, हमेशा अम्मा धन्यवाद बोलने वाले ही थे। वो ज़माना, जैसे आप जानते हो, ब्लैक एंड वाइट का ज़माना, वो ज़माना ही कुछ अलग था। तो पापा की इच्छा थी तुम बनोगे तो डॉक्टर ही। और मैं थोड़ा प्रकृति से ज़्यादा प्रेमी थी कि एग्रीकल्चर करना था। तो उस ज़माने में सोच भी थोड़ा ऐसा था, लड़की होके क्या खेती बाड़ी करेगी। तो पापा का ये, तो उस दौरान सरकार की तरफ से एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता था। सो USSR में भारत के बच्चे पढ़ते थे और कुछ बच्चे शायद इंडिया में पढ़ते रहे होंगे। तो उस एग्ज़ाम में मैं पास हो गई। सो 89 में तो ये था कि कुछ बनना है, तो इस वजह से मौका मिला। इंडिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम में मुझे नहीं मिला, रैंक नहीं मिला। तब 3 एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था मैंने, नहीं मिला। तो तब ये पहला अवकाश था। सो तब ना चाहते हुए भी डॉक्टर तो बनी, लेकिन बहुत खुश हूँ। जनता के सामने भी बहुत खुश हूँ। उनके साथ
जो पापा ने मार्गदर्शन किया कोई अफसोस नहीं है। जो उन्होंने कहा ये करना है तो कभी मुड़ के देखा नहीं मैंने। तो ये है। फिर उसके बाद पीजी करते वक्त भी ऐसे हाई रैंकिंग वालों के लिए अच्छा, कोई ज़्यादा इच्छा नहीं थी, एमबीबीएस में ही खुश थी। तो पापा ने कहा नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है। तो फिर उन्होंने कहा तेरे स्वभाव के लिए ये ज़्यादा अच्छा है, इमरजेंसी नहीं है तो ये ज़्यादा अच्छा है। मेरी अभिरुचि साइकेट्री में ज़्यादा था, बट तो पापा का कहना मान लिया। हम तो मानते थे, मान रहे हैं। और तब मानते भी थे उस हाँ समय तो। हाँ जी। तो अब मैम, जैसे कि आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं हमारे यहाँ पे, तो कुछ ऐसी क्या कॉमन सी डिजीज़ेज़ हैं जो आप रेगुलर फेस करती हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं कौन सी स्किन डिजीज़ को लेकर आपके पास आते हैं? अभी त्वचा के रोगों में उनको 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बाहर की चीज़ों से हमें परेशानी होती है, हवा, धूप, धूल, फिर आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो इसके तो आजकल लगभग आई थिंक इंडिया के अगर आंकड़े अगर देखेंगे, त्वचा में एक रेजिस्टेंट फंगस की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा। सब साफ सुथरे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीमारियां ज़्यादा हो रखी। वो देश के सरकार के नज़र में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें कोई जानलेवा कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होती। हर मरीज़ परेशान रहता है, इलाज करता है, बहुत पैसे खर्च हो जाती है, तब भी वो वापस आता है। ठीक है, तो नंबर 1 उसके रीज़न भी मैं सब जनता को इस माध्यम से बोलना चाह रही हूँ कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा त्वचा के प्रॉब्लम में लापरवाह है। हम सोचते हैं अरे खुजली तो है, अरे कुछ ऐसा ही तो है, अभी ठीक होगा तभी ठीक होगा। सबसे पहले इस तरह सोचने में ही 15-20 दिन बीत जाती है। फिर उसके बाद हम इतने बिजी अपने जीवन में, टाइम नहीं है, किसी डॉक्टर से जाके पूछने की टाइम नहीं है, अरे ये क्रीम लगा दिया, वो क्रीम लगा दिया। तो देश के कुछ नियम भी इसके लिए कारण है कि सरकार जो है कई सारे दवाइयों के लिए फ्री छूट दे रखी है। कोई भी जाके विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ ले सकता है। नंबर 1 उसमें आता है स्टेरॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइड ज़रूरी दवाइयों में आता है, जान बचाने की दवाइयों में आता है, इमीडिएट एक्शन की दवाइयों में आता है, चाहे खाने की दवाई हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे लगाने की क्रीम हो। अब क्या होता है, हम जब बिना रीज़न जब सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, इंसान तो बन जाता है रेजिस्टेंट, ढीठ। फिर उसके बाद बीमारी, जब तक आप दवाई लेते हो, जब तक क्रीम लगाते हो, दबता है, फिर वापस आता है। सबसे आम क्रीम के नामों में बेटनोवेट आता है। जब देश आज़ाद हुआ सबसे पहले क्रीम तो बेटनोवेट, बचपन में खूब सुना जी। फिर उसके बाद लोवेट, दोनों की कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन है। तो ये इतना अच्छा था, गरीब देश था, बस एक क्रीम दवा, जैसे ना एक दवाई रामबाण है सब बीमारियों की। हाँ, सबका हाँ, उपचार। पहले ज़माने में ऐसे माना जाता था, अरे भाई कोई दे दो। और उस ज़माने में हाइजीन का कंसेप्ट थोड़ा कम था, तो ढंग से नहा लो, ढंग से खाना खाओ। वो देश तो उस ज़माने में ऐसा था। ज़्यादातर त्वचा के रोग ये माना जाता था बहुत पिछड़े वर्ग या गंदे लोग या अपना ध्यान नहीं देते, उनमें माना जाता था। तो अब नहीं है। मैं तो 99 में मेरी डिग्री मिली, तब से मुझे भी वो जानकारी मिली कौन सा इलाज क्या करना है। तो तब देखा तो हर कोई बेटनोवेट को तो ऐसे मानता है वो तो अमूल मक्खन है, मुंह पे भी लगा लेंगे, रात को सोते वक्त भी लगाएंगे, नवजात शिशु को भी लगाएंगे, फंगस हुआ तो भी लगाएंगे, फुंसी हुआ तो भी लगाएंगे, दर्द हुआ तो भी लगाएंगे। कई तो सिंपल नाइट क्रीम सोचते हैं, मॉइस्चराइजर, वो भी लगा रहे हैं। तो वो जानकारी नहीं थी, जनता को तो है ही नहीं है। सरकार की तरफ से जिम्मेदारी ये थी उन क्रीमों की अब पब्लिक को जो है मिलना नहीं चाहिए था विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। अगर आप विदेश में जाओगे, आप गल्फ कंट्रीज में जाओगे, यूके यूएसए में जाओगे, आपको स्टेरॉइड जो है जब तक डॉक्टर लिखता नहीं है तभी मिलता है ना। जो दवाई दे रहे बेच रहे हैं उनको भी नहीं पता, उनको भी यही बताया गया भाई ये अच्छा है, खुजली के लिए अच्छा लगाओ, खुजली के लिए अच्छा लगाओ। एक समय तक तो वो ठीक था, हेल्प भी करता था। अब क्या हुआ, शायद इंसान बदल गया होगा, इंसान के अंदर के इम्यूनिटी में बदलाव आ गई होगी, खान पीन की मिलावट की वजह से होगी। तो उस वजह से वो क्रीमें क्या कर रहे हैं, उल्टा
एडिक्टिव। हाँ, और कहीं ना कहीं एडिक्शन तो आपको पता है, कहीं ना कहीं वो एक सीमा तक पहुंच जाती है, आप बिगड़ने लगता है बीमारी। तो एक छोटा सा, सबसे ज़्यादा अपने ज़माने में 2 भी इश बोलते थे रगों में, दाँत वात खुजली का ऐड आता था, जैसे रिंग कटर, रिंग गार्ड का, वो सिंपल सा दाँत वात खुजली, रिंग कटर लगाओ। तो अब पब्लिक कोई रिंग कटर नहीं लगाता, तो अभी तो उनको चाहिए स्टेरॉइड ही चाहिए, आज लगाए नहीं कल असर होना चाहिए, तो वो भी लगाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, रगों में जो शुरू हुआ, फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में गया, मुंह तक आया, जो नवजात शिशु है उन पे हो गया, बुजुर्ग है कभी इतने स्वस्थ, कोई रोग से पीड़ित नहीं है, उनको भी हो गया। सब साफ सुथरा, अब हर कोई अपने घरों में जानता है अपने शरीर को साफ सुथरा रखना है, कपड़े धोना है, खाना भी अच्छी तरह धोना है। कोरोना के बाद तो इंसान तो ये भी जानता है 10 बार हाथ धो लो, अभी तो सफाई की कमी किसी में भी नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं, मैं ये ना बोलूं जनता का लापरवाह है, ये सरकार की भी है। तो सरकार का अगर नीति ठीक है, जो कंट्रोल जो है डॉक्टरों पे भी होना चाहिए, दवाइयों पे भी होना चाहिए। डॉक्टर ने दवाई लिखा तो आपको केमिस्ट की दुकान से मिलता है, तो वो दवाई की जो फार्मा कंपनी है, तो फार्मा कंपनियों में भी कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया में नहीं है, तो हर दवाई हर जगह मिल जाती है, आप विदाउट हाँ, आजकल तो ऐसा है ऑनलाइन भी मिल रहा है, फॉर्मेलिटी से वो कहते हैं एक प्रिस्क्रिप्शन तो दिखाना है, अदरवाइज वो भी मिलता है, जबकि वो भी गलत है। तो मैक्सिमम जो परेशान है हर घर में लगभग, मैं तो कोटद्वार 2008 से आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा हर कोई परेशान, कई घरों में तो मम्मी पापा 2 बच्चे, कई दादा दादी, कई घरों में 2 घर, चाचा ताऊ के घर, कई मोहल्ले इनिशियल में, हाँ सबको ये बहुत परेशान है। अब उनमें ये हो जाता है कौन दवाई खाना चाहता है, अपने टाइम में तो ऐसा नहीं था कि बहुत इजी मेडिकेशंस थे, एक ट्यूब दे दिया ठीक होते थे, ढंग से ना बोल, अब ऐसा नहीं है, मिनिमम 3 का स्किन का साइकिल ही 3 वीक्स का हो जाता है, 3 हफ्ते का, तो 3 हफ्ते कौन दवाई खाना चाहता है, मैं खुद ना खाऊं तो मरीज को समझाते तो हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात है, कई बार एसिडिटी होती है, सर भारी हो जाता है, पेट सूख जाता है, और उससे जुड़ी हुई इरिटेशन, साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं, मरीज़ नहीं खा पाता, तो 5-10 दिन में ठीक हो गया, बंद करा, फिर देखा तो फिर हो गया, फिर दवाई, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ भी प्रॉब्लम है। और जो दवाइयाँ अपने टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट है अब नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंट हो गया, दवाई खा खा के भी वो फंगस, खाते खाते भी पब्लिक ये कहता है कि ये बढ़ रहा है। सो इसके बारे में सरकार की तरफ से अभी नया कोई प्रोजेक्ट तो नहीं आया, लेकिन हम लोगों का संगठन IADVL बोलते हैं, पूरे भारत में जो भी चर्म रोग वालों का संगठन है, हमने कई बार पेटिशन डाला हुआ है कि इस तरह के कॉम्बिनेशन ट्यूब्स, मिनिमम नाम बताती हूँ, जैसे बेटनावेट GM है, क्लोबेटा GM है, डर्मीफोर्ड है, डर्माकेटी, बस आप चेक कर लीजिए कीजिए, जिसके अंदर भी स्टेरॉइड, आजकल तो बहुत इजी है, आप कोई भी क्रीम लेते हो, कोई भी टैबलेट देते हो, गूगल में डालो और उसके इफेक्ट साइड इफेक्ट्स खुद पढ़ लो, कोई ऐसा है नहीं है, बहुत ईजी, थोड़ा ईजी हो गया। तो ये मत सोचना ये क्रीम ही तो है, नहीं, त्वचा के लिए क्रीम ही इम्पोर्टेंट है। कई मुझे बोलते हैं हाँ लगा तो रहे क्रीम, सालों से लगा रहे, नाम नहीं पता, नहीं अब पता, खुद को पता होने का टाइम आ गया, अब हर कोई व्हाट्सएप में, फेसबुक में, टिकटॉक सब टाइप करना जानता है, सो खुद भी जानकारी ले लीजिए। कोई जब दवाई डॉक्टर देता है, क्रीम देता है, टैब, कोई भी डॉक्टर खराब होने के लिए नहीं देता, आपका शरीर को सूट करता है, आपको असर करता है नहीं करता है, हाँ, तो आपको खुद जानकारी होना चाहिए। छोटी सी छोटी एक ट्यूब ही तो है, एक सिरप ही तो है, नहीं, हर चीज़ का नाम होता है, सरकार ने ये तो बना रखा है, हर चीज़ का एक्सपायरी डेट, उसमें कॉन्सेंट्रेशन, ट्रेड नेम सब लिखा हुआ है। सो जब नाम तो बहुत मुश्किल है, हमें भी अभी भी बहुत सारे नाम रट रहे हैं, सब भी बोलने में बहुत दिक्कत होती है, तो आप फोटो खींच के रखो, प्रिस्क्रिप्शन को भी ऐसे में हर मरीज को ही बोलती हूँ तो भूल जाते हैं, फोटो कोई नहीं भूल, मोबाइल कोई नहीं भूलता, टॉयलेट में भी ले जाता है, तो मैं ये बोलती हूँ अपने मोबाइल में खींच के रखो किसी भी डॉक्टर का जो भी दवाई, और आपका अधिकार है जानने के लिए कि आप क्या दवाई ले रहे हो, क्या डोज में ले रहे हो। अच्छा, फिर ये भी बात है, जो आपको जो दवाई सूट कर रहा है मुझे नहीं सूट करता, ज़रूरी नहीं है, बॉडी टू बॉडी। एलोपैथी दवाई में एक रोबोटिक स्टैंडर्डाइजेशन, आपका उम्र, एज, इसके हिसाब से डोज तय किया जाता है, तो आपको सूट करता, आप कौन कौन सी दवाइयाँ, हार्ट की दवाई ले रहे हैं, शुगर की दवाई ले रहे हैं, आप प्रेग्नेंट है, आप छोटा बच्चा हो, हर एज का एक एक डोज है, वो डोज तो आपको पता होना चाहिए, खुद भी अवेयर होना ज़रूरी है।
फिर जब हम रोग बोलते हैं, रोग को रोग की तरह ही लेना है, उसको लापरवाह नहीं करना है कि दवाई से जुड़ी हुई जो भी गर्मी होती हो, ये हो, आप डॉक्टर से संपर्क करें और उसका समाधान लें। फिर दवाई तो कभी भी मीठा नहीं, हर पब्लिक ये चाहता है ठंडी दवाई दो, नहीं है। आपका शरीर कैसा है, कोई तो 4 एंटीबायोटिक झेल लेता है, कई आ जाते हैं 15 टैबलेट लेते हैं दिन में, हार्ट की, बीपी की, थायराइड की, आर्थराइटिस की और वायु की, सबकी मज़े में रहता है। कोई तो एक टैबलेट, आधा टैबलेट में ही उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो जाता है। तो ये खुद खा के ही पता चलता है, ये मजबूरी है। एलोपैथी दवाई में ये बहुत मजबूरी है, बट मैक्सिमम दवाइयों का पहले से तय रहता है। जो भी जानलेवा दवाइयाँ हैं ऑफकोर्स वो नहीं देते। जानलेवा दवाई में मैक्सिमम कैंसर की दवाइयाँ होते हैं। एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी एलर्जिक जानलेवा नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट्स होता है। भगवान की कृपा से जानलेवा साइड इफ़ेक्ट्स वाले कई दवाइयाँ तो विड्रॉ हो रखी है। बाकी कॉमन शिकायतों में यही आता है, पेट सूखता है, सर भारी होता है और गर्माहट सी महसूस होता है, ये दवाइयों से जुड़ी हुई। हम कहते हैं ना, एक न्यूटन का लॉ है, इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट्स है। तो जैसे हम नहीं बोलते कि लौकी ठंडी है, बैंगन को हम एलर्जिक मानते हैं, अच्छा बाहरी दालें तो गर्म मानते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ लाइफ है। सो अंग्रेजी दवाई में एटलीस्ट ये है कि आपने पैरासीटामोल खाया तो वो लिखा हुआ है ये साइड इफ़ेक्ट होगा। तो आप जब तक आप बोलोगे नहीं कि मैंने क्या दवाई खाया, तो याद कैसे रहेगा। कई बोलते हैं कि मुझे दवाई गर्म, तो ये भी ज़रूरी है दवाई कौन सी खाई, क्या साइड इफ़ेक्ट हुई, क्या डोज में खाई, ये आपने ज़िंदगी भर याद रखना है। हर डॉक्टर के पास जाने से पहले आपने ये बोलना है। तो कहीं ना कहीं हमारी साक्षर भारत का आज का जो इम्पोर्टेंस दिया है वो कहीं ना कहीं 70 साल से थोड़ा पीछे। हम साक्षर तो बने किसके लिए, मोबाइल चलाने के लिए। गोलगप्पे में भी हम पूछते हैं ये आटे का है या सूजी का है, नहीं हम पूछते हैं। लेकिन दवाई में अरे डॉक्टर ने दवाई दी, डॉक्टर का नाम तो याद है लेकिन दवाई का नाम याद नहीं है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि खुद अवेयर, जागो ग्राहक जागो, खुद अवेयर होना ज़रूरी है। जो मैंने भी अपने क्लिनिक में कुछ नियमें लिख रखी है, तो कृपया जब भी भगवान ना करे आपको आने की ज़रूरत पड़े, आते हैं तो ज़रूर नियमों के बारे में आप पढ़ लीजिए। तो कई बार हमारे स्टाफ बोलते हैं कि पढ़ लो, क्या ज़रूरत है, मैडम समझाएगी। ऐसा नहीं होता, मैडम तो समझाएगी, लेकिन पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, खुद जानना ज़रूरी है, अवेयर होना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। तो नंबर 1 में वही है। बाकी बीमारियां तो सदियों से थी, वैसे भी है। आपका सोरियासिस है, आपका धूप से जुड़ी हुई एलर्जी है, और बाकी पिंपल्स है, और भी बहुत सारे पेम्फिगस वल्गारिस। फिर जो वो सब सदियों से था, अभी भी है, लेकिन लेटेस्ट ट्रेंड मतलब मिलेनियम 2000 से मैं बोलूँ तो वही है जो फंगल इन्फेक्शन का, जिसमें वो एलर्जी, खुजली और वो लोगों के लाख तक भी पैसे खर्च हुए, लाख 3 महीने भी कोर्स कराई, ये है ना। तो बहुत दुख की बात है, ये वाली तो बहुत दुख की बात है। तो अभी हमारे टाइम में तो जब पढ़ते थे तो ये बोलते थे ढंग से साफ रखो, साबुन इस्तेमाल करो। अब 20 साल के बाद 99, अब हम कहते हैं नानी के बाद तेल मलो, कम साबुन इस्तेमाल करो। लेकिन मैम आप अभी बता रही थी कि हमें जैसे धूप से जनित रोग हो जाते हैं स्किन में या और चीज़ें, तो एक कॉमन सी प्रैक्टिस है हमारे यहाँ, सनस्क्रीन लोशन आजकल खूब लगाते हैं, हमें भी खूब बोलते हैं कि भाई तुम बाहर निकलते हो तो एक्ने हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये सनस्क्रीन लोशन वाकई फ़ायदेमंद है या फिर सिर्फ बोलने वाली बातें हैं? हाँ, कायदे से तो त्वचा में 5 टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, 5 तरीके के त्वचा है। हम भारतीय चौथे और 5वें टाइप के हैं। हम लोगों को भगवान ने वो ताकत दे रखी है, धूप से हम काले बहुत हो जाते हैं। तो हमारा काला कण जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए, ठीक है। जो विदेशी लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, उनकी त्वचा सूरज से जल जाता है, तो उनको जलने की वजह से उनको कभी 25 साल में भी कैंसर प्रोन है वो लोग, उनको कैंसर जल्दी होता है, स्किन कैंसर्स। खासकर ऑस्ट्रेलियंस है और अमेरिका के कुछ एरिया के मैक्सिमम यूरोपियंस जो वाइट स्किन में। तो हम भारतीयों को कायदे से सनस्क्रीन का इस्तेमाल तभी करना चाहिए धूप से जुड़ी बीमारियां जब होती है, बीमारियां फोटोडर्माटाइटिस। अदरवाइज काला ना हो बोल के सनस्क्रीन लगाते हैं, खास फायदा नहीं देता, हमें काला होना ही है,
हम बिना काले नहीं, हमारे पासपोर्ट भी बनता है इंडियन, कलर ऑफ स्किन ब्लैक लिखा जाता है। ये मुझे भी तब पता चला, मैं तो काफ़ी गोरी थी तो जब रशिया जा रही थी, जब पासपोर्ट बना, स्किन कलर ब्लैक। अच्छा। मैंने पापा को बोला, पापा काला लिख दिया। सो देन ही सेड वी आर इंडियंस, सो हम काले हैं। तो हमें सुरक्षा दो धूप से काला ना हो। ऑफ कोर्स अगेन बताऊं, नहाने के बाद तेल मलिए, वो कहीं ना कहीं सन रिफ्रेक्टर है। दूसरा एक्स्ट्रा बेनिफिट आपका नॉर्मल टैल्कम पाउडर, वो भी आपका फिजिकल बैरियर बोलते हैं, वो हेल्प करता है। तीसरा नॉर्मल लैक्टोकलामाइन, और आपके बोरो प्लस में भी कहीं ना कहीं जिंक ऑक्साइड करके लिखा हुआ है, इसको कहते हैं हम फिजिकल बैरियर, ठीक है। अदरवाइज फुल बाजू का पहनना, बड़े बड़े टोपी पहनना। अगेन अब कौन से सनस्क्रीन वाला मेरे पे केस ठोकेगा मुझे नहीं पता। तो एंड 15 SPF से ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। अच्छा। लेकिन त्वचा से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां हैं, फोटोडर्माटाइटिस जैसे कहा मैंने, SLE, DLE, इन सब में हमें चाहिए होता है, सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है। तो वो कहीं ना कहीं तब भी 100% प्रोटेक्शन तब भी नहीं देता। और सनस्क्रीन का क्या है, 2-2.5 घंटे तक ही इफेक्ट है, कोई 24 घंटे का इफेक्ट नहीं देता, सॉरी 12 घंटे का। तो आपको 2-2.5 घंटे के बाद, आप सुबह उठे लगा दिया और घूमने गए 2 बजे, तब तक उसका असर गया। और सनस्क्रीन का मेन साइड इफेक्ट में यही आता है, थोड़ा बहुत दाने, एक्नेफॉर्म इरप्शन बोलते हैं, कील मुहासे का चांस है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुंह ढकता है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है दाने कर सकता है। लेकिन कई लोग उसको अच्छी तरह सूट करते हैं। तो बच्चे बहुत, अपने आप भी सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स है, कई डर्मेटोलॉजिस्ट है, कई ब्यूटी एक्सपर्ट्स है, वो सब कहते हैं सनस्क्रीन लगाओ, कहते हैं। लेकिन साइंटिफिकली और डर्मेटोलॉजिकली देयर इज़ नो नीड। आपका कुछ इलाज चलता है जिसमें लिखा जाता है कि आपके इस इलाज से धूप से एलर्जियाँ ज़्यादा होगी, तब आपको डॉक्टर रिकमेंड करेगा सनस्क्रीन। और अदरवाइज थोड़ी बहुत झुर्रियाँ कम कर सकती है, टैनिंग नहीं कम होता, थोड़ा बहुत, क्या परसेंटेज मुझे भी नहीं पता। लेकिन धूप से काला ना हो, धूप से बचो नहीं। धूप से बचना है, अच्छी तरह विटामिन C की चीज़ें ले लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, रोज़ एक फल ले लीजिए। अभी जैसे आम का मौसम आता है, आम पन्ना खूब खा लीजिए। कई घरों में ये होता है, आम गरम है, नहीं खाना है, सनस्क्रीन ठीक है तो आम पन्ना खूब पी लीजिए। मैंगो की भी कंसेप्ट है, गरम होता है, मैंगो नहीं खाते, पूरे सीज़न में मैंगो ना खाने वाले भी है। तो कहीं ना कहीं भगवान ने उस मौसम में वो फल इसलिए दिया, उस मौसम में वो ज़्यादा ताकत देता है शरीर को। एक चीज़ है मैम जो कॉमनली कहते हैं, अगर ये एक बार हो गया तो ऐसी मान्यता है कि ये मुश्किल से ठीक होता है या फिर ठीक होता ही नहीं है, जो वो वाइट वाला जो एक रोग हो जाता है जिसमें बॉडी स्किन में सफ़ेद सफ़ेद से हमारे दाग सा आ जाता है, शायद कॉमन भाषा में उसको कोड़ भी बोलते हैं। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या उसके कारण होते हैं और कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं? जो पहाड़ी भाषा में जो कोड़ बोलते हैं, तो साइंटिफिक नेम विटिलिगो बोलते हैं या ल्यूकोडर्मा, मतलब है सफ़ेद होना, वाइट होना, ठीक है। असली संस्कृत नाम उसका श्वेत कुष्ठ बोलते हैं, ठीक है। कायदे से कहीं ना कहीं हमारे पांडवों का पांडु का मतलब ही वाइट है। पांडवों में भी जो थे हमारे पांडु महाराज, जो पांडवों के पिताजी, तो उनमें भी वो था। तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए ये बोलना चाह रही हूँ, ये जेनेटिकली डिटर्मिन्ड डिजीज़, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी अनुवंशिकता में रहता है। कई लोग बोलते हैं नहीं पिताजी को नहीं था, दादाजी को नहीं था, लेकिन हमारा खून जो है उस ज़माने से ही है, जब से हमारी आदि पुरुष के ज़माने से ही है। तो विटिलिगो है, थायराइड है, शुगर है, आर्थराइटिस है, पर्निशियस एनीमिया, ऐसे बहुत सारे बीमारियां आजकल, इवन सोरियासिस को भी जेनेटिकली डिटर्मिन्ड, कहीं ना कहीं ये हमें विरासत में आ सकता है। और जो सोच है दूध और मछली खा के होता है, या मैं एक कोड़ी को देखा तो मेरा मन झिझक गया, उससे हुआ, ऐसा नहीं। और सच बताया जाए, ये सिर्फ एक सोशल कंसेप्ट का बीमारी है, सोशल स्टिग्मा है। अदरवाइज विटिलिगो का मरीज़ या कुष्ठ का मरीज़ 100 साल तक जी सकता है, सिर्फ उसमें रंग वाइट होता है, वो छूने से नहीं होता, वो कोई गंदगी नहीं है, वो बस दिखने में बद्दा लगता है। किसको दिखता है? दूसरा देखता है, अरे इसको कोढ़ हो गया। अब वो ये मन की सामाजिक ये जो बातें कब से आया है ये मुझे नहीं पता। तो लेकिन मैक्सिमम सिर्फ भारत नहीं है,
अफ्रीका नहीं है, अमेरिका नहीं, सभी जगह इसलिए किया जाता है कोई देख के क्या कहेगा। तो सबसे पहले मैं जनता से ये बोलना चाहती हूँ कि खुद को हुआ या किसी को भी हुआ, उसको देख के आंखें मत मोड़िए। वो कोई गंदी बीमारी नहीं है। आपको शुगर का बीमारी, आपका थायराइड का बीमारी, आपका आर्थराइटिस का बीमारी वो ज़्यादा सीरियस है। आपका कोई सीरियस बीमारी नहीं है। कई बार रोना धोना हो जाता है कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, बेटी की शादी नहीं होगी, बेटा आर्मी में कैसे जाएगा। तो ज़िंदगी सिर्फ सफ़ेद से रुकना नहीं चाहिए। वो मेलानोसाइट से काला कण है, वो मेलानिन नहीं बना पाता। हमारे सर बोलते थे एक फैक्ट्री तो है आपके मेलानोसाइट, उसमें मेलानिन का उत्पादन नहीं है। भगवान ने जो बनी हुई जो ताकत में कुछ चीज़ें कमी, जैसे कोई खूब खाना खाता है लेकिन खून नहीं बनता, इसी तरह मेलानिन नहीं बनता। तो जब हो जाता है आप इलाज लीजिए। बहुत अच्छे नए संशोधन के इलाज आ रखा है, कंप्लीट क्योर का भी दावा दे रखे हैं। इवन जैसे आपका आर्टिफिशियल गुर्दे रख रहे हैं, हार्ट रख रहे हैं, किसी दूसरे का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, इसी तरह कुष्ठ रोग में भी मेलानोसाइट ट्रांसफ़र, उस तरह का भी ग्राफ्ट का भी प्रोविजंस है। आप इलाज ले लीजिए, कंटिन्यूअस ले लीजिए, लेकिन इससे जुड़ी हुई मानसिक तनाव वो बंद करना है। और जिस बच्चे को होता है, जिस घर में जिसको होता है, पूरा परिवार उसका साथ देना है। बाकी समाज से कोई मतलब नहीं है। वो समाज क्या बोलता है उसमें दिमाग लगाना नहीं है। सबसे पहले छोटे बच्चे आते हैं, कई बार तो माँ बाप बच्चों के सामने पूछते हैं, डॉक्टर साहब अब इसका ज़िंदगी क्या होगा। आजकल 5 साल का बच्चा भी समझ लेता है। माँ बाप बच्चे के सामने पूछते हैं, तो मैं किसी ना किसी बहाने बच्चे को बाहर भेज देती हूँ, वजन नाप लो। फिर माँ बाप को ही बोलती हूँ आप बच्चे के सामने डिस्कस करना नहीं है, वो ठीक है, 100% ठीक है, सिर्फ रंग वाइट है, उसमें कोई गंदगी नहीं है। जब तक ये पूरा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कई बड़े मुझे उनका नाम याद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने रहे, वो भी वाइट। अमेरिका का टॉप मॉडलियर भी विटिलिगो से पीड़ित है। वो खुद कहती थी बचपन में उसको ज़ेब्रा बोला जाता था। कई इलाज के, क्योंकि इलाज पे एक मानसिक तनाव भी पड़ता। कितना इलाज, कितने बार डॉक्टर के पास जाते हैं, एक उम्मीद से जाते हैं, कभी उम्मीद पूरा नहीं होता तो मानसिक बहुत परेशान, मतलब थक जाते हैं। तो उन सब चीज़ में सबसे पहले ज़रूरी है बोलना मैं ठीक हूँ। दवाई में अलग अलग इसमें प्रकार के हैं। एक तो स्टैटिक बोलते हैं, जब हो जाता है उसी जगह पे रहता है, कभी फैलता नहीं, कभी बढ़ता नहीं है। दूसरा प्रोग्रेसिव, जो वो बिगड़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण शुगर का दिया, शुगर का भी इलाज भी ज़िंदगी भर है, तो कोढ़ का भी इलाज ज़िंदगी भर लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। जब हम दवाई देते हैं पूरा रंग आ जाता है, दवाई का असर ख़त्म होता है 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, कभी वापस आ सकता है। तो इलाज इसमें नियमित रूप से, लेकिन सबसे पहला ये है कि ये गंदी बीमारी नहीं है, ये इससे रहने से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शादी भी मैंने कई घरों में तो देखा ही नहीं है। मैं याद करना चाहूँगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी तो सीनियर स्टाफ है, तो उनसे मैंने पूछा दीदी आपने ज़िंदगी कैसे गुजारा। तो उन्होंने यही कहा उस ज़माने में मेरे माँ बाप को तो शादी में बुलाते थे, मुझे बोलते थे इसको मत लेके आना। और कहती है वही लोगों ने, जब ये स्टाफ नर्स बनी, वही लोगों ने अपने घर में भी बुला, उनके बच्चों की भी शादी अच्छी हुई, तो ये खुद उनके माँ बाप ने उनको हमेशा सपोर्ट किया, उनके ससुराल वालों ने भी उनको अपनाया, तो ज़िंदगी ठीक रही, ज़िंदगी भी अच्छी हुई थी। अभी रिटायर हो गए, तो ये खुद के मानने पे, अपना रोग अपने लिए, समाज के लिए नहीं। तो इस पे समाज का भी रोल है। कोई सफ़ेद को देख के अरे रे रे छी भाई उसको सफ़ेद है, ये बोलना बंद करना चाहिए। वो नहीं है, दूध मछली वाली बात है ही नहीं है कोई गंदी। एक और बीमारी है, ये शायद 2 बीमारियों के बीच का जो सीमा मिक्स हो गया। एक कुष्ठ रोग करके अलग सा, लेप्रेसी, उसमें क्या होता है सफ़ेद स्पॉट नहीं होता, सुनपन आ जाता है। तो उस ज़माने में इवन हमारे महात्मा गांधी जी भी कुष्ठ रोग वालों के लिए बहुत सेवाएं दी उन्होंने। तो उनमें सुन्न हो जाता था, वो एक बैक्टीरिया से होता है, सुन्न होके जैसे टीबी का बीमारी है उसी तरह लेप्रेसी है। वो भी अभी मुक्त है, सरकार की तरफ से फ्री इलाज है साल भर का, और पूरा मुक्त है, वो किसी दूसरे को भी नहीं स्प्रेड होता। तो ये बातें हमें खुद अपने अंदर
एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज इलाज कब तक क्या तक ऐसा कुछ नहीं है। प्रिकॉशन में कुछ नहीं है, अच्छा खाना खा लीजिए, कोई खाने से सफ़ेद होता है ऐसा नहीं है। मैंने तो बोला मैं केरला से हूँ, वहाँ तो रोज़ ही मछली खाते हैं, दूध भी पीते हैं, तो सब काले हैं तो कोई कोड़ी नहीं बना। हाँ, एक कॉमन सी है कि आप दूध मछली के साथ अगर आप दूध पी लेते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपका कहना है ऐसा कुछ नहीं है? कई परहेज बताने वाले अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर्स भी है। बीच में था विटामिन सी के बारे में आता, नींबू खाने से सफ़ेद दाग ज़्यादा होता है। साइंटिफिकली वो प्रूव नहीं है। आपने विटामिन सी खाया तो आपका विटिलिगो बढ़ेगा, आपका विटामिन सी छोड़ने से आपका विटिलिगो कम होगा, 100% कॉरिलेशन नहीं है। तो भरपूर खाना खाइए, दवाइयाँ जो भी नियमित रूप से देते हैं ले लो, इलाज असर नहीं हुआ तो आगे का इलाज ले लीजिए, है ना। तो इलाज तो अच्छे अच्छे है ना। बट लेकिन मैम आप जो बता रही हैं तो ये कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि अंदर से आपको कोई वीकनेस है या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, बस वो थोड़ा सा स्किन का कलर चेंज होता है, तो वो सिर्फ अपने हम मेंटली ये है कि दिखने में अच्छा नहीं, अदरवाइज वो कोई उस तरह की कुछ नहीं होता, दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, या ना बुलाने वाली फंक्शंस में ना, ये सब कोई इशू। जब समाज इतना आगे बढ़ गया, हमारे सनातन धर्म में सब नए चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो अपने ज़माने में मैंने वही कहा, हम पांडु को तो पूजा करते हैं, पांडवों को तो पूजा करते हैं, पांडवों की गीत जो चलती है इतना फेमस है, जाकर नहीं थे तो, लेकिन अब वो कब है हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गए ये हमें नहीं पता। तो वो अब कोड़ी के लोगों को छूना नहीं हो गया, ऐसे तो होता नहीं। अगर वो पांडव को, तो हम पांडवों के पिताजी को हम पूजा कर रहे हैं, नहीं करते है ना, नहीं करते। तो वो कंसेप्ट तो हटाना चाहिए। ये सब कब हमारी सोच बदल गई, कब हमारी आस्था हमें हमारा साथ नहीं दिया, कब हम बदल गए ये नहीं पता। इसमें आपने एक बात कही कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए, तो मैं एक स्पेसिफिक ये जानना चाह रही हूँ कि जो आजकल स्ट्रेस में बहुत रहते हैं लोग और एंजाइटी है, क्या इसका भी कुछ स्किन पे इफेक्ट पड़ता है हमारा? कुछ ऐसी हैं प्रॉब्लम्स जो इससे स्ट्रेस और एंजाइटी से जुड़ी हुई हैं? हाँ, मेरे नज़रिए से तो हर त्वचा की बीमारी में साइकोलॉजिकल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसको एक्सेप्ट करें, उसके बारे में ज़्यादा गहराई पे ना सोचें, वो बीमारी ईज़िली ओवरकम कर सकते हैं। छोटी सी बीमारी बोलो, जो मौसम जब बदलने में सित पित करके एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो वैसे तो इंसान सह लेता है, जब बिजी रहता है सह लेता है, या कोई भी खुजली है दिन भर में कुछ नहीं, डॉक्टर साहब रात को बहुत ज़्यादा होता है, रात को रिलैक्स रहता है, फिर सोचने लगता है मुझे ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। और तनाव वाले जॉब में, तनाव वाले जगह पे, तनाव वाले इसमें भी त्वचा के कुछ रोगों में कॉरिलेशन दिया गया। खैर वो कारण तो सबसे लास्ट में है। नंबर 1 में जो कुर्री बोलते हैं, आम तरीके से बाल उड़ जाती है, एलोपेशिया एरिएटा, तो उसमें भी वन ऑफ द रीज़न स्ट्रेस, वन ऑफ द रीज़न, बहुत और भी रीज़न है। फिर कई बार हमारे जो भी कृषिक लोग हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, तो खेत में काम करते हैं, पूरे धूप में काम करते हैं, पूरे घास के अंदर जाते हैं, सब जाते हैं, उन पे इतना स्टैमिना रहता है, अच्छा खासा सब झेल लेते हैं, लेकिन जैसे वो सोचने में लगते हैं तो उनकी खुजलियाँ ज़्यादा होती है। तो मैक्सिमम मैंने अपने भी मरीजों में देखा, जो मस्त है, जो स्ट्रांग है, हल्की सी दवाई में उनको रिलैक्स मिलता है। किसी को कई बार तो मैं डोज भी डबल देती हूँ, कई बार तो मेरे पास सोचती हूँ मैं क्या दूँ, बीमारी तो मेरी नज़र से तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं, क्यों? वहाँ असली प्रॉब्लम बीमारी से ज़्यादा हो सकता है घरेलू तनाव हो, अकेलापन हो, या कईयों को सोचे ऐसा तो नहीं मेरी बीमारी बहुत सीरियस है, सोचने में अरे ऐसा तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं, तो वो सोच में वो बीमारियाँ ज़्यादा हो जाती है। तो निवेदन है, इवन वो बात तो आपने सुनी होगी, एक डॉक्टर ने एक कैंसर मरीज़ को कहा मुश्किल से तुम 2 साल ज़िंदा रहोगे, लेकिन वो मरीज़ 10 साल तक ज़िंदा रहा और डॉक्टर तो पहले मर गया, क्योंकि वो मरीज़ मस्त रहा, क्योंकि उसको लगा 2 साल ही जी रहा हूँ, उसने मस्त ज़िंदगी बीती और उसका कैंसर वैसे ही सबसाइड हो गया। तभी तो हमारी जो संस्कृति में कोई भी धर्म में जो पूजा पाठ से लेके वो सब इसी ताकत के लिए, हमारी मानसिक तक, हमारी मेडिटेशन है, हमारा योगा है, ये सारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि योगा करो फिट रहता है, नहीं, क्यों मानसिक जब मेंटल स्ट्रेंथ रहता है। कुछ बच्चों में कुछ परेशानियाँ, हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं, हाथ पैर में बहुत पसीना आता है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। 19 साल के बच्चों में तो वो आर्मी में सिलेक्शन में भी दिक्कत होती है, क्योंकि उनमें भी ये देखा गया कि जो
मानसिक तौर से स्ट्रांग रहता है बच्चा। कंट्रोल करना मुश्किल है क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो फेस आने में टाइम है। कोई पैदाइश ही मानसिक तौर से स्ट्रांग रहता है। तो मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगी अपने बच्चों को योगा कराइए, डांस कराइए। मैडम ने बहुत सारे नाटक वाले क्लासेस भी यहाँ है, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री भी है। तो हमारे कोटद्वार में बहुत सारी सुविधाएं हैं। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई 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 के अलावा भी हॉबीज़ और कलाएं कर लीजिए तो बहुत सारी चीज़ों में, सिर्फ स्किन में नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम में वो हेल्प करता है। बड़े बुजुर्गों को भी है, योगा ज्वाइन कर लीजिए, कीर्तन में जा लीजिए। तो अपने शरीर के बारे में सोचना कम करिए। हमारे स्किन में एक बीमारी है जो मकड़ा बोलते हैं, हर्पिस ज़ॉस्टर। कायदे से तो पूरा क्योर हो जाता है, तब भी वो अंदर की नर्व्स कहीं ना कहीं पूरी तरह रिन्यू नहीं होता। तो खासकर 60-70 के बाद कई सालों तक चढ़का हो रहा है, चुभन हो रहा है, आ जाते हैं बुजुर्ग। तो उनको व्यस्त रखिए, बिजी रखिए। मैं तो बोलूँ मोहल्ले वालों को, सबको रोज़ आके बात करिए, उनको बिजी रखिए। क्योंकि दिमाग जब कॉन्सेंट्रेट होता है अपने शरीर के ऊपर आता है, हर पुर्जे लगता है दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो माइंड इज ऑलवेज नंबर 1। माइंड स्ट्रांग रखो, अपने मन की ताकत से सब हरा सकते हैं, डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं। ये जो मकड़ा आप बता रहे हैं मैम, तो ये किस चीज़ से होता है? नाम मकड़ा क्यों आया मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो अभी MBBS तो रशियन में पढ़े, इंडिया में तो अंग्रेजी में पढ़े। जनता ने ही हमें नाम सिखाते हैं कि दमड़ी हो गई, मकड़ा हो गया, फोड़ा हो गया, बालतोड़ हो गया। तो ये हर्पिस ज़ॉस्टर है, एक वायरल इन्फेक्शन है। बचपन में हम सबको ककड़ू, चिकन पॉक्स हुआ रहता है, वेरिसेल्ला ज़ॉस्टर वायरस बोलते हैं। वो वायरस हमारे शरीर के एक हिस्से में कहीं ना कहीं घर बना के बैठता है। जब हमारा शरीर कमज़ोर पड़ता है, इम्यूनिटी क्योंकि इम्यूनिटी का परिभाषा 100% हम बता नहीं सकते। कभी बिल्कुल हम स्ट्रांग फील करते हैं, बट अंदर की इम्यूनिटी में कोई डिसबैलेंस, जैसे हम आम तरीके से बोलते हैं ठंड गर्म हो गया, ठीक है, तो वो जहाँ वो छुपा था वहाँ से बाहर आ जाता है। सर से ट्राइजेमिनल, ये सर से आ सकता है, पेट से आ सकता है, पैर से आ सकता है, हाथ से आ सकता है। शुरुआत में दर्द महसूस होता है, कभी 3 दिन में, कभी 5 दिन में, कभी 10 दिन में वो दाने बाहर आ जाता है। तब बाहर आते ही छोटे छोटे फफोले होते हैं, पानी के दाने जैसे। उसको फोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है। उससे जुड़ी हुई घरेलू इलाज भी है। कई लोग घी मंत्र लगाते हैं, ओगल के पत्ते लगाते हैं, कुछ चेमी के पत्ते लगाते हैं, और भी ब्राह्मी के पत्ते भी लगाते हैं। वो सारा इलाज को मैं गलत तो नहीं बोलूँ, लेकिन निवेदन ये है, तुरंत एलोपैथी डॉक्टर जो भी नज़दीक है। तो पहाड़ में ये बात है, जो ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड, खासकर कोटद्वार में बोलूँ मैं, कि सारे बहुत अच्छा इलाज करते हैं। मतलब कोई भी मैंने ऐसा देखा नहीं है बहुत ओवर दिया हुआ। मैं त्वचा के मामले में बोल रही हूँ, मैं अपना प्राइमरी हेल्थ केयर जो है हर कोई बहुत अच्छा देते हैं। तो ज़रूर लीजिए, हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, घी मंत्र से ठीक हो जाते हैं। प्लीज़ ऐसे मत बैठिए। कभी कभी इतना बिगड़ जाता है, जो 10-15 दिन में जो ठीक होने वाला 3 महीने लगा देता है। फैलता भी है? हाँ, पूरा फैलता है। तब भी शरीर के आधे हिस्से में आता है। उस है रूल, एक डर्मेटोम, मतलब आधा हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं जाता। अच्छा। हाँ, इसमें रूल वो अर्धनारीश्वर का फॉलो हो जाता है, या तो शिव जी पे या तो पार्वती जी पे लगती है राइट और लेफ्ट। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसे आते हैं हमारे आसपास, तो देखा है मैंने कि वो इतना सा शुरू होकर और पूरे आधे शरीर में या काफ़ी फैल जाता है। इसके लिए प्रिकॉशंस क्या रखने होते हैं? प्रिकॉशन तो कर नहीं सकते, क्योंकि वायरस के खिलाफ लड़ाई तो अभी भी धरती पे असफल है। हम जब होता है उसका तीव्रता कम कर सकते हैं, उसका दर्द कम कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन कम कर सकते हैं। अगेन मैंने कहा कि अपने शरीर को बैलेंस रखिए, अच्छा खाना खाइए, त्वचा को ख्याल रखिए, और जहाँ जब डाउट होता है डॉक्टर से परामर्श कर लीजिए। बाकी कभी ना लगे कर नहीं सकते, क्योंकि बचपन में हमें ककड़ू हुआ है, वो वायरस मेरे अंदर भी है। मुझे भी कभी ना कभी मुझे हर्पिस ज़ॉस्टर हो सकता है। कई बार इवन प्रेगनेंसी में होता है, बट जानलेवा नहीं है, किसी दूसरे को फैलता नहीं है, एंड क्योरेबल है। थोड़ी बहुत दर्द ही है जो रह जाता है, उसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ऐसे परमानेंट क्रिपल या अपाहिज या
नहीं करता, ज़िंदगी भर की दवाई की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप बता रही हैं, तो ये स्किन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, ये क्या सीज़न टू सीज़न वेरी करती हैं? जैसे विंटर्स में कोई अलग स्किन डिजीज़ आ जाए, रेनी अब जैसे बरसात आने वाली हैं कुछ टाइम में, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जनरल मौसमी जो आती हैं, जो मौसम के अनुसार हमारी स्किन पे कोई डिजीज़ आए, और फिर उनका क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या क्योर हो सकता है? थोड़ा सा अगर आप बताएं इस बारे में। त्वचा जो है बॉर्डर फोर्स वाले हैं, बाहर से किसी को भी अंदर आने नहीं देते, अंदर से किसी को भी बाहर नहीं जाने देते विदाउट परमिट। ठीक है, तो त्वचा के ऊपर सबसे पहले मौसम बदल गया, हवा उड़ी, हवा में अच्छी चीज़ भी है बुरी चीज़ भी है। अभी तो कोटद्वार की अगर बात करें, नेचुरल हवा तो नहीं है, मैक्सिमम तो केमिकली मॉडिफाइड है, घरें ज़्यादा हो गई, पेड़ पौधे कट गए, तो संतुलित वातावरण कोटद्वार में नहीं है। हवा उड़ते ही आपके ऊपर जो हवा बैठता है, उसमें जो भी पराग है आपको इरिटेट कर सकता है। तो मौसम का हमने लेना है। ऑफ कोर्स अगर उत्तराखंड की अगर बात करें, मैक्सिमम जो है एक आपका सितंबर से अप्रैल तक का पीरियड, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट मानूँ मैं, क्योंकि यहाँ त्वचा को बढ़िया अच्छा मजबूत रहने के लिए तेल के साथ नमी की भी ज़रूरत है, लेकिन कुदरत में हवा तेज नहीं लगती है, नमी कम हो जाती है। अब जैसे मैं केरला से हूँ, वहाँ तो साल भर नमी मेंटेन है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो यहाँ नमी कम होने की वजह से तो वो ड्राइनेस बहुत है। और ड्राइनेस से मतलब है त्वचा पे दरार है तो कोई भी कुछ भी नहीं है, साफ़ सुथरे हैं, घर में बैठे हैं, जो हवा उड़ी, कितना हवा तो चलती है, घर के अंदर भी चलती है, तो आपके ऊपर हवा बैठा तो खुजली। ये समझना बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैं आपको साइंटिफिक वे से बता सकती हूँ, अरे हम तो साफ़ सुथरे हैं, हमें कुछ नहीं है, हम तो नहाते हैं 2 टाइम, लेकिन अगेन आपका ये सीज़न में, तभी तो ये इतने सालों में मैंने खुद सीखा कि नहाने के बाद तेल मलने से, नहीं तो कई बार मेरे पास मरीज आता है, डॉक्टर साहब आपकी दवाई लेने तक तो मैं ठीक, ट्यूब लगाने तक ठीक, फिर हो गया। तो ये धीरे धीरे भी मैंने अपने इलाज में खुद सीखा, क्या बात है भाई। तो हमारी सुरक्षा अपने घर में ही है, और सब कुछ नहीं, सरसों का तेल हो, नारियल तेल हो, आपका तिल का तेल भी, आपका कौन सा तेल आपको नहाने के बाद सितंबर से अप्रैल तक का, और थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट है ठंड गर्म, जैसे सितंबर से अक्टूबर तब भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और मार्च अप्रैल में भी ज़्यादा, एकदम से मौसम बदलता, बौरे ज़्यादा हैं, उस टाइम में पतझड़ ज़्यादा रहता है, गाजर घास सूखने लगते हैं। ठीक है, अब रही अप्रैल के बाद मई के मौसम में अगेन मैं बोलूँ इतनी गर्म हवा चलती है, गर्म हवा तो त्वचा को जलाएगा ही, तो आप त्वचा को कैसे, कितना आप मुँह ढकोगे। कई है टीचर्स है, यहाँ से इतने दूर चलते हैं, गाड़ी में जाते आते हैं, बाइक में चलाते हैं, जो रोज़गार के लिए बाइक में जाना ही है, तो कैसे, फुल बाजू का पहन लीजिए, कैप पहन लीजिए, तब भी फुल बाजू में भी गर्मी लगती है। तो मैं तो मानूँ, अपनी राय तो वही है, नहा के तेल मलो। कई कहते हैं गर्मी में चिपचिपा होता है, तो रिकमेंडेशन ये है, नहाते गीले बदन में लगाओगे, एक तो एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा अच्छा हो जाता है, और आपका चिपचिपापन भी, मतलब होता है ना, त्वचा तो चिपचिपा अच्छा नहीं लगता, तो वो भी कम रहता है। एक चीज़ है मैम, हमारे जो टीनेजर्स हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, तो उसमें कहा जाता था कि जब उनका ये टीनेज वाला आता है तो पिंपल्स वगैरह फेस पे काफ़ी हो जाते हैं। अब आजकल इतने सारे एड्स और ये सब आने लगे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो थोड़ा कॉन्शियस भी होते हैं अपने स्किन को लेकर, और फिर पिंपल्स वगैरह, तो एक कॉमन सा सुनती हूँ मैं कि पिंपल्स हो रहे हैं, तो ये कोई इतना बड़ा इशू है, या फिर जिस तरह के ये एड्स आते हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? वही तो, ये भी बात ज़माने की है। मैं खुद फोड़े पुंसी वाली थी, पूरे मुंह में, गाल में दाने होते थे, इवन डर्मेटोलॉजिस्ट भी बन रही थी पूरे मुंह पे। या मैं ऐसे थी, या मैं समाज ऐसा था, कोई किसी ने टोका नहीं, कुछ नहीं करा। अब मैं भी थोड़ा पुरानी जनरेशन की हूँ, तो शुरुआत में धीरे धीरे जो भी बच्चे आते थे, परिवार आता था, मैं कहती ये टीनेजर का प्रॉब्लम है, होता है, समय के अनुसार ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो खुद बोलने लगे, आप कुछ ना कुछ तो दवाई दीजिए, ऐसा अच्छा नहीं है, बच्चा बहुत परेशान है। हाँ, टीनेजर में सबसे पहले हर कोई हमारी कॉन्शियस रहते हैं, झिझकते हैं, फेस साफ होना ज़रूरी है। नंबर 1, माँ बाप जो बोलते हैं वो सबसे पहले सुन लीजिए। खाना जो माँ बाप देते सब खाइए, घर का खाना बहुत ज़रूरी है। हमारे ज़माने में समोसे, अचार, वो बात होती थी, ठीक है, वो खाने से पिंपल्स। अब कंसेप्ट डिफरेंट हो गया, सेडेंटरी लाइफ, बैठे बैठे ज़िंदगी, और हर बच्चे का है। घर से स्कूल गए, स्कूल में बैठ गए, ट्यूशन गए, घर में आके मोबाइल पकड़ ली, कोई एक्टिविटी नहीं है। स्कूल में स्पोर्ट्स डे बोल के कभी स्पोर्ट्स भी पूरी तरह नहीं होता है ना, तो सेडेंटरी लाइफ, जो
एक्टिविटी है ही नहीं है। दूसरा ऑफकोर्स आपका फूड मैक्सिमम मैदे वाले हो गए, पिज़्ज़ा, मोमो, बर्गर। मैं एतराज़ नहीं कर रही हूँ, मेरा भी बेटा अगर होटल मैनेजमेंट करेगा, होटल खोलेगा, सभी को खिलाएगा, तो एतराज़ नहीं है। लेकिन बैलेंस कैसे? आप मोमो के साथ सैलड तो लिया ही नहीं है, आप चाउमीन के साथ सैलड है ही नहीं। आप चाइना के चैनल देख लीजिए, वहाँ तो चाउमीन ही है, जो डोरी की भुर्जी तो है जो मेन है। हम तो रोटी के साथ सब्जी खाते हैं, तो मैं कहती हूँ चाउमीन के साथ सब्जी क्या खाया तुमने? तो मैं तो यही बोलती हूँ वो खाओ, घर पे बनी हुई रोटी सब्जी भी खाओ। चलो हफ्ते में 1 दिन करो। फल ज़रूर ले लीजिए। ऑफकोर्स तोरी लौकी में स्वाद नहीं है, मुझे भी नहीं लगता, लेकिन अपना स्वाद बना लीजिए। आपको जीरे का छौंक में अच्छा नहीं लगता, मैगी मसाला डाल लीजिए, पिज़्ज़ा मसाला डाल लीजिए। आजकल अलग अलग नमूने के सॉस है, वो मेन पिज़्ज़ा में तो कोई टेस्ट नहीं है ना, सॉस का टेस्ट है। मोमो में तो चटनी का टेस्ट है, मोमो में तो कुछ नहीं है ना, तो चटनी के साथ आप लौकी खा लीजिए, बिल्कुल है ना। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 ऑफ कोर्स उसमें भी एक्ने में, पिंपल्स में अलग अलग है, 1 2 3 4 4 श्रेणी का है, टाइप्स का है। तो 1 में ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेकंड से शुरू हो जाते हैं बिगड़ना, तो तब इलाज की ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं लड़कियों में थोड़ा हार्मोनल साइकिल मैटर करता है, और मानसिक तनाव, दाने होने से भी मानसिक तनाव, पढ़ाई का बोझ, कई बार माँ बाप कुछ ज़्यादा भी बोलते हैं, हमने भी बोला अपने बच्चों में, वो भी एक कारण पड़ता है। बच्चा आपका अकेला है, आपसे कुछ शेयर नहीं करता, तो आप दोस्त बनिए, क्योंकि अभी दोस्ती काम आएगी, बाकी स्ट्रिक्ट रूल्स काम नहीं आता। तो इलाज की हार्मोनल डिसबैलेंस भी रहता है, दवाई की ज़रूरत पड़ती है। फिर रही सोशल मीडिया में 10 में से मैं 5 तो बोलूँ सब सही बोलते हैं। सैलिसिलिक का सीरम है, विटामिन सी का सीरम है, फेस वॉश है। फेस वॉश क्या है, अपने ज़माने में साबुन था, वो बॉटल में भर दिया। मैं बोलूँ ऑफकोर्स कन्वीनियंट है, अपने ज़माने में साबुन जो है रख के 15-20 दिन के बाद सूखने लगता था। ठीक है, आपके फेस वॉश, बॉडी वॉश उसके अंदर रहता है, सो कहीं ना कहीं उसका कंपोजिशन पूरा रहता है, सफ़र में ले जाना आसान है, वो चीज़ तो ठीक है। तो एक्सेस यूज दिन में 4 बार धोना किस लिए, ज़रूरत नहीं है। नियमित रूप से सुबह 1 बार, शाम को 1 बार। एक्सेसिव वॉश भी कहीं ना कहीं वो इरिटेट करता है। लेकिन बच्चे क्या खरीदते हैं, बच्चे क्या लगाते हैं, 18 साल तक जब तक वोट दे तो माँ बाप का है। ये बात मैंने अपने पापा से पूछा, पापा बच्चे को कैसे, वो हर बार ये खिलौने वो खिलौने कैसे, बोलता है 18 साल तक तुम्हारा ड्यूटी है। मेरे पास आके बोलते हैं मेरी बेटी इतना खरीदती रहती है, लेकिन 12 साल में तो बैंक अकाउंट नहीं है, नहीं है, 18 के बाद ही तो है। 12 साल में बैंक अकाउंट का पैन कार्ड थोड़ी ना बन रहा है, सॉरी डेबिट कार्ड, तो माँ बाप का डेबिट कार्ड ही तो इस्तेमाल हो रहा है। तो आप पैसे मत दो, पैसे तो आप ही के तो जा रहे हैं, तो आप समझाओ। सोशल मीडिया वाला जो बोलता है वो गलत नहीं है, लेकिन 12 साल वाले के लिए नहीं। पिंपल्स के लिए भी जब होता है, मिनिमम नेचुरल तो आप कर लीजिए, जो आपके सैलिसिलिक भी ऐसा खास कुछ नहीं है, कायदे से तो गन्ने से निकला हुआ एक एसिड ही होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो सैलिसिलिक एसिड तो आपके वो जालिम लोशन अपने ज़माने में उसमें भी था, बीटेक्स में भी था, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एक्सेसिव यूसेज का आपने करना है, जहाँ आपको डाउट होता है ये नॉर्मल है, ये थोड़ा ज़्यादा, आपको परामर्श की ज़रूरत है। घरेलू तरीके से नीम का इस्तेमाल कर लीजिए, पतंजलि की कई प्रोडक्ट्स, हिमालय का प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है। तो अब ये बात तो आउटडेटेड कंपनी है ना, आजकल तो ममा अर्थ है, मिनिमलिस्ट है, कुछ कंपनियों का नाम मुझे भी नहीं पता, तो है बुरे थोड़ी ना, सबको परमिशन मिल रखा है। कॉस्मेटिक कंट्रोलर जो इंडिया का जो भी है, तो उनके कंट्रोल से ही तो उनको मिला, है ना। वो कंट्रोल कितना जायज़ है, ये हम डाउन लेवल पे नहीं। तो आप बच्चों पे निगरानी करिए, बच्चा खुद भी पढ़ लीजिए क्या इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया आप रोकिए, है ना, तो रोकने का काम आपको ही है ना। एक चीज़ और है मैम, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि ये तो पिंपल्स वाली बात थी, आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन ऑफलाइन कॉस्मेटिक्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन आ गया है। कुछ भी है, ये क्रीम गोरा होने के लिए, क्रीम मेकअप के लिए, ये शाम को सोते हुए जगते हुए दिन में, मतलब आपका क्या कहेंगे आप, ये जो कॉस्मेटिक का बहुत ज़्यादा जो ये प्रचलन आ गया? सदियों से, कब से, जब से अंग्रेज़ों के टाइम से या उससे पहले पता नहीं, गोरे होने की तो बीमारी हम सबके दिमाग में है। मेरे भी ख़ानदान में पैदा होते बच्चा गोरा है कि काला सबसे पहले पूछते थे उस ज़माने में भी। तो वो कहीं ना कहीं, हम राम लल्ला के तो काला मूर्ति तो पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान जी, कृष्ण मतलब काला, तो भी हम
अपने अंदर वो लेते नहीं, अरे वो काली है, वो ये है। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता तो लेके ये सारे आ गए। एक लिमिट तक तो बुरा नहीं है। अपने भी डिग्री में हम लोग जब पढ़ते थे डर्माटोलॉजी, वेनेरोलॉजी मतलब गुप्त रोग, तीसरा लेप्रेसी कुष्ठ रोग, ठीक है। कॉस्मेटोलॉजी करके मेरा डिग्री 99 की है, धीरे धीरे आने लगा। मेरे टाइम में हमारे सर थे, उनका पूरे भारत में वन ऑफ द फर्स्ट है, लेज़र लाए, इंडिया लेज़र, पिंपल्स के निशान ये। और पुराने ज़माने में प्लास्टिक सर्जरी, सुश्रुतगत में तो मुंह के नाक के भी प्लास्टिक होते थे। अब प्लास्टिक सर्जरी तो हमारे पुराणों में भी है। भगवान गणेश जी का सर तो प्लास्टिक सर्जरी है, कंसेप्ट तो तभी से था। और पुराने ज़माने में सुंदरता के लिए राजा महाराजा जो है गुलाब के पानी से नहाते, उपटन लगाते थे, पहले ज़माने से था। और इजिप्ट की जो क्वीन थी क्लियोपात्रा, वो तो जहरीले शाम से, वो जो बोलती थी मुझे जवान रखो, जो वैद्य उसको जवान नहीं रखता था उसको मार देती थी। तो सुंदर बनना सदियों से है, और इंसान के, जानवरों के प्रकृति में नहीं है, हम इंसानों में वो ज़रूरी भी है। और पुराने लैंडलाइन था, अब तो आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, तो भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर है। गोरा बनने की ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं था, अब नए लाए, और उसके अंदर सारे पुरानी चीज़ ही है। आपके हल्दी से निकला हुआ कुछ तत्व है, कोजिक एसिड भी एक चाइनीज़ हर्बल है, घूम फिर के ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल बोलते हैं, है ना। मना तो नहीं है, मैक्सिमम मैं रिक्वेस्ट करूँगी 18-19 के बाद। अभी ये थोड़ा मैच्योरिटी का एज जो है थोड़ा बहुत 14-15 साल से ही देखा जा रहा है, बट अब पुराने ज़माने में 18, तब तक आप पहले पढ़ लो। बच्चों को मैं यही बोलती हूँ, पढ़ लो। सुंदर बनना है, काले गोरे के पीछे मत बनो। ऑफकोर्स मुंह में दाग कुछ नहीं होना चाहिए, दाने ज़्यादा है तो आप लगा लो, लेकिन ओवर भी मत करो। सुंदर बनना सभी का हक है, सुंदर बनना सभी का हक है। तो उसका भी हर चीज़ का रूल है। अपने त्वचा को कौन सा सूट करता है नहीं करता है ये जानना ज़रूरी है। कोई कुछ कहता है, अपने दोस्त ने बोला, अरे यूट्यूब में देखा, अपने त्वचा का सूट नहीं, ऊपर से सभी कॉस्टली है, अपने माँ बाप का धन वेस्ट करते हैं। बाकी अडल्ट हो गए, आप थोड़ा मैच्योर हो जाते हो, आप उनसे सुन के वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं खैर स्किन से रिलेटेड, बट अब पूरा आपका ओपीडी हम यहाँ पर नहीं चलाएंगे लेकिन मैं एक इन जनरल आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम अपने रूटीन में, हम अपने जो हमारी दिनचर्या है, हम क्या चीज़ें ऐसी प्रिकॉशन लें कि हम थोड़ा सा अपने स्किन को केयर करें, क्योंकि हमारा नेग्लेक्टेड पार्ट होता है मैक्सिमम हमारे टाइम में। आज तो शायद नहीं है, लेकिन हम लोग बिल्कुल कम ध्यान देते हैं। तो ऐसी कुछ रूटीन में हमारी क्या चीज़ें हैं जिनसे हम प्रिकॉशनरी हम यूज़ करें और स्किन डिजीज़ से दूर रह सकें? सुबह उठे, अपना साफ सफाई करी, और जो आपने नाश्ता कर लिया, फिर उसके बाद नहा धो लिया, जो आपने नेचुरल एक्सेसिव मत करना। सफाई की कह के एक्सेसिव, ये आजकल बॉडी वॉश आता है, बॉडी वॉश को पकड़ के रगड़ लेते हैं, नहीं इतनी गंदगी कुछ नहीं है। मेन आपका जो जो पार्ट्स है बॉडी का, आपके जोड़ है और प्राइवेट पार्ट्स है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। खाना बहुत ज़रूरी है, त्वचा मजबूत रहे। बाहर से क्या लगाते हो, क्या इस्तेमाल करते हो, उससे ज़्यादा आपका पौष्टिक भोजन, हर मौसम से जुड़ी हुई सारे फल खा लीजिए। उसमें थोड़ा बहुत कभी गर्म होता है, कभी खट्टा होता है। ऑफकोर्स अगर एब्सोल्युटली, कुछ डॉक्टर तो एब्सोल्युटली मना करता है, तब तो आपको छोड़ना है। आर्थराइटिस वालों को, गठिया वायु वालों को खट्टा चीज़ मना होता है, मीट वाट मना होता है, काले चने वगैरह मना होता है, तब तो अलग है। ऑफकोर्स शुगर में आप फल वल मिनिमम ले सकते हो, मीठा ज़्यादा है। अगर आपको किसी डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा तब तो आप नहीं ले सकते। अदरवाइज खाने पे ज़्यादा ध्यान लीजिए, अपने बच्चों को भी समझाए दे, खुद भी हर सब्जी, हर सबसे बेस्ट। एक और चीज़ है, त्वचा के लिए भी आयरन की ज़रूरत है। कोशिश करिए अपने डेली व्यंजन में भी चुकंदर का इस्तेमाल करें। हम उसको नेगलेक्ट करते हैं, चुकंदर तो कभी खाया नहीं खाया, रेयरली देखा मैंने, लेकिन वो बहुत खून बढ़ाता है और त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें मना सिर्फ वही है, उसी के पीछे हमें डेटॉल और सैवलॉन का इस्तेमाल कभी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना, किसी भी फोड़े पुंसी में नहीं करना, किसी भी सफ़र में नहीं करना। अच्छा मैम, इतनी आपने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ स्किन से रिलेटेड हमको जो दी हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने समय भी दिया, तो इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
और आप लोगों को डॉक्टर संध्या काला जी से मिलकर कैसे लगा अवश्य बताइएगा। मुझे तो लगता है आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा और काफ़ी आपको जानकारी भी हुई होगी अपने स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। तो इस तरह के वीडियोस के लिए और इस तरह की पर्सनालिटीज़ से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।